बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक-ठाक है? अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर अपना देखा था उसमें हमारी कमांड्स और स्टेटमेंट्स ख़त्म हो गई थी, ठीक है? कंप्लीट हो गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन बेसिक, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनिशन तो आती ही है, ठीक है? हमने ये देखना है कि कौन-कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनिशन पे फोकस करते हैं कि ऑपरेटर्स इन बेसिक यानी ऑपरेटर्स होते क्या हैं? उनकी डेफिनिशन कह रहा है जी ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स ये वो सिंबल्स होते हैं व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी खास काम को करने के लिए यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन खास काम, ठीक है? ऑन द डाटा ये वो सिंबल्स होते हैं जो डाटा पर कोई खास एक्शन या खास काम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं और बेसिक के अंदर कौन-कौन से हैं जी? इसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक आ जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक हो गया बेटा जी? तो यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है और ये 3-4 जो है ऑपरेटर्स जो हैं हमने करने बेसिकली 5 है, इसने 4 का ज़िक्र किया है, तो 5वां भी आ जाएगा इसके अंदर। तो आज हमने बेसिकली 3 करने हैं, ठीक है? इस लेक्चर में हमने 3 ऑपरेटर्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? अच्छा ज़्यादातर तो जो है ना वही हम बहुत सारे ऑपरेटर्स को जानते भी हैं क्योंकि मैथ में वही सिंबल्स हमारे नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं। लेकिन कुछ ख़ास सिंबल्स भी हैं, कुछ नए सिंबल भी हैं और हमने ये भी देखना है कि मैथ में वो सिंबल किस तरह इस्तेमाल हो रहा था और प्रोग्रामिंग में हमने उसको देखना है क्योंकि हम तो जीडब्ल्यू बेसिक के हवाले से ये ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि बेसिक के अंदर हम किस सिंबल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेटा जी, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमें ऑपरेटर्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों सिखाए जा रहे हैं? आप ज़रा गौर करें कि प्रोग्राम आपने लिखना है, आपने प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादातर तो कैलकुलेशन ही करनी है हमने। तो वो कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, हमें जो है वो डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ बनाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन जो है करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटर्स होने चाहिए ना, तो इसीलिए आपको ऑपरेटर्स सिखाए जा रहे हैं। हर लैंग्वेज के अपने ऑपरेटर होते हैं जी। ठीक है, आपके जीडब्ल्यू बेसिक में यहाँ पर हमारे कोर्स में 5 है टोटल। तो पहला है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनिशन देख लेते हैं पहले। कह रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिर्फ हिसाबी-किताबी काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये ऑन द वैल्यूज़ या नंबर्स नंबर्स पर और वैल्यूज़ पर आपको पता ही है कैलकुलेशन ज़्यादातर बल्कि मैक्सिमम बल्कि होती ही सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर है, ठीक है? अच्छा जी, अब सवाल ये है ये ज़्यादातर वही है जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, लेकिन कुछ चंद एक जो हैं उनका इस्तेमाल डिफरेंट है और कुछ 1-2 नए भी हैं, ठीक है? ये नीचे जो टेबल दिया गया है इसको हमने फ़ोकस करना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए जी एडिशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन-सा सिंबल इस्तेमाल होता है? ये प्लस का सिंबल, वही सिंबल है। अच्छा अब यहाँ पर 2 कॉलम उसने बनाए हैं, एक अलजेब्रा का यानी मैथमेटिक्स के अंदर हम उसको कैसे यूज़ करते थे और दूसरा एक्सप्रेशन है बेसिक के लिए। बेसिकली हमने प्रोग्राम के अंदर एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है ना? कैलकुलेशन करने के लिए। वो आगे हम देखेंगे भी कि कैसे बनाते हैं, ठीक हो गया? ले जी एडिशन के लिए प्लस का सिंबल जिस तरह से मैथ में इस्तेमाल होता है, उसी तरह से बेसिक में इस्तेमाल होता है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? सब्ट्रैक्शन में भी आप देख लें माइनस के लिए भी जो सिंबल यहाँ इस्तेमाल होता है मैथ में हम करते आए हैं, a माइनस बी वही अगर आपने बेसिक के अंदर कोई एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके अंदर भी a माइनस बी एज़ इट इज़ ही है। हाँ जी, फ़र्क कहाँ से शुरू हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़रा डिफरेंट है। मल्टीप्लाई का सिंबल जो बेसिक में इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, वो है स्टार या स्टैरिक बोलते हैं इसको। आम मैथ में हम ये क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करते थे यानी एक्स से इसकी शक्ल मिल रही है, लेकिन हम बेसिक के अंदर या लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर ए स्टार बी इस्तेमाल करेंगे हमेशा इसको जो है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक हो गया? डिवीजन के लिए हमारे पास जी फ्रंट स्लैश है। आम मैथमेटिक्स में हम वो ओवर के लिए वो बटे का सिंबल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मैथमेटिक्स में भी अब तो चेंज हो गया है। फ्रंट स्लैश ही यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर तो लाज़मी बेसिक के अंदर तो लाज़मी आपने ए फ्रंट स्लैश बी यानी ये डिवीजन का सिंबल आपने यूज़ करना है। उसके बाद है जी एक्सपोनेंट का सिंबल यानी पावर का सिंबल। आम मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ का स्क्वायर लिखना है या उसकी पावर लिखनी है तो ए ऊपर इस तरह से छोटा-सा करके उसका वो पावर आ जाती थी, यहाँ इसने एन लिखा हुआ है, ठीक है? ए और छोटा-सा ऊपर करके एन कर देते थे। लेकिन
बेसिक के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते। बेसिक में आपने एक्सपोनेंट का सिंबल यूज करना है। इसको कैरेट का सिंबल भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है, कैरेट भी बोलते हैं। सो ए कैरेट और नॉर्मल साइज का आपने जो भी आपकी पावर होगी, क्यूब है, स्क्वायर है, जितना भी है, वो नॉर्मल साइज का आपने नंबर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि मैथ में हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं है कि हम ये ऊपर जाके छोटा सा करके इसको लिख लें, ठीक है, क्योंकि आप पेन पेंसिल से काम नहीं कर रहे, आपने टाइपिंग करनी है। कीबोर्ड में कोई इस तरह का की नहीं है, ठीक है, जिस तरह जिससे हम इसको ऐसे जो है लिख सकें, ठीक हो गया। तो पावर आपने इस तरीके से लिखनी है, ए कैरेट और उसके बाद नॉर्मल साइज का ही एन आएगा। जबकि मैथ में हम क्या करते थे, ऊपर थोड़ा सा करके और छोटा सा करके पावर लिख देते थे। ये मैथ में अलजेब्रा में होता था, ठीक हो गया। ले जी, नेगेशन यानी ब्रैकेट के बाहर हम नेगेटिव लगाते थे साइन, माइनस का साइन, वही साइन जो है अलजेब्रा में जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही इसमें भी यूज करेंगे, बेसिक के अंदर भी। अब ये जो दो सिंबल आ रहे हैं ना आपके, ये नए सिंबल हैं। नॉर्मली अभी तक जितने हमने पढ़े हैं ऊपर, तो मेरा ख्याल है हमने 6 सिंबल्स पढ़ लिए हैं, ये तो सिंपल थे, ठीक है ना। लेकिन ये जो दो सिंबल आ रहे हैं, मॉडुलस और इंटीग्रल ऑपरेशन डिवीजन जो है, ये क्या चीज़ है? मॉड, अभी आप इसको इसको इतना जान लें कि मॉड के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो सिंपल एमओडी इस्तेमाल होता है। और अलजेब्रा में भी हम एमओडी यूज़ करते थे मैथ में, लेकिन आपके लेवल पर आपने अभी तक मॉड नहीं यूज़ किया 9th-10th में। फर्स्ट ईयर में आपको मॉड लेने का तरीका भी बताया जाएगा, तो बेसिक के अंदर भी एमओडी ही लिखना है आपने। और दूसरा जी, ये इंटीग्रल डिवीजन जो है, ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ये क्या चीज़ है। बहरहाल इसका सिंबल अभी देख लें, बैक स्लैश इस्तेमाल होती है इसके लिए, ठीक है। आप जरा ऊपर देख लें, सिंपल डिवीजन के लिए फ्रंट स्लैश है, और ये इंटीग्रल डिवीजन के लिए बैक स्लैश इस्तेमाल होती है। ए बैक स्लैश बी, अलजेब्रा में भी यही था, सॉरी मैथ में भी यही था, और बेसिक के अंदर भी जो है वो बैक स्लैश इस्तेमाल होती है। अब इन दोनों का काम क्या है, मॉड और ये बैक स्लैश या इंटीग्रल डिवीजन, ये है क्या चीज, अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। वो जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उसने भी ये लिखा हुआ है, द यूज ऑफ फर्स्ट 6 ऑपरेटर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले 6 तो सीधे सीधे थे, वही मैथ वाले थे जो आपने सीखे हैं, ठीक है। लास्ट 2 ऑपरेटर्स, मॉडुलस ऑपरेटर जिसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, और इंटीग्रल डिवीजन जो है, ये जरा डिफरेंट है, ठीक है। कह रहा है कंट्रारी टू डिवीजन, कंट्रारी यानी उसके उलट, ठीक है, किसके उलट, डिवीजन ऑपरेटर यानी सिंपल डिवीजन के उलट, विच रिटर्न्स द कोशंट, हमें आंसर क्या मिलता था, कोशंट मिलता है। अब ये कोशंट क्या चीज है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कोशंट क्या चीज है। ले जी, अब हमारे पास जो है, अगर हम कोई कैलकुलेशन करते थे, लेट्स से हमारे पास है 11, ठीक है, 11 है और उसको हमने 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 3 से डिवाइड करना है। तो आप कैसे करते हैं नॉर्मली, थ्री थ्री द थ्री 4 पे जाएंगे तो 12 आ जाएगा, 3 3, ठीक है ना, 3 3 द 9, ठीक है, 3 3 द 9 बचा, हासिल क्या बचा आपके पास, रिमाइंडर क्या बचा, 2, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं तो हमें इसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा और हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इंटीग्रल डिवीजन में हमने यहीं तक रुकना है, हमने बगैर पॉइंट तक डिवाइड करना है दो वैल्यूज को, ठीक है। बेसिकली इस वक्त मैंने इंटीग्रल डिवीजन की है और इसी में आपको मॉड भी मिल जाएगा, इसी में आपका इंटीग्रल का आंसर है, ठीक हो गया। हमने इस वक्त जो डिवीजन की है वो इंटीग्रल डिवीजन की है। इंटीजर कहते किसे हैं, बगैर पॉइंट वाले नंबर को कहते हैं, ठीक है। बगैर पॉइंट वाले नंबर को इंटीजर कहते हैं बेटा जी। तो आपने पॉइंट से पहले तक डिवाइड करना है, यानी पॉइंट पे नहीं जाना। देखो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, हालांकि नॉर्मल डिवीजन में क्या होता कि 3 पॉइंट के बाद 0 लगता, और यहाँ पर जो है वो जो है वो पॉइंट यहाँ ऊपर लगना था, और नीचे 2 के बाद 0 लगाकर फिर 6 पे जाते और 18 आता और ये चलता रहता। लेकिन बहरहाल वो नॉर्मल डिवीजन थी, यहाँ पर हमने इंटीग्रल डिवीजन की है। तो जरा गौर करें, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू आ रही है ना, इसको कहते हैं मॉड या मॉडुलस। इसको क्या कहते हैं जी, ये हमारा क्या है, मॉड है, ठीक है जी। और ये जो आपका 3 ऊपर वाला बचा है, ये आपका इंटीग्रल डिवीजन है, ठीक है जी। ये क्या है आपका, इंटीग्रल डिवीजन है, ठीक है। ये बेटा जी माउस से मैं लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सर कैसे लिख रहे हैं। बहरहाल इतनी मेरी स्पीड नहीं है माउस से, बहरहाल तो इसे इंटीग्रल डिवीजन कहते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आप जरा देख सकते हैं, आपको दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है। जो नीचे बचा है 2, ये क्या है, हमारा मॉडुलस है। आपने इंटीग्रल डिवीजन करनी है, और रिमाइंडर जो आपका बचेगा, इसीलिए तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। जो नीचे बच गया वो मॉड है, और जो ऊपर पॉइंट से पहले तक जो आपने क्वोशंट, बेसिकली जो ऊपर चीज होती है इसको क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रल डिवीजन का आंसर, यानी कि आपने इंटीजर तक डिवाइड किया, पॉइंट में नहीं गए, तो आपका आंसर 3 आ रहा है। क्लियर होगी बेटा जी बात आपको, अच्छा जी, चलो।
नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं, वो कह रहा है जी कंट्रारी टू डिवीजन ऑपरेटर व्हिच रिटर्न्स द क्वोटिएंट द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीग्रल डिवीजन। आ गई ना बात कि आपको रिमाइंडर मिलना है। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल दे रहा है वो, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, यानी ये दो इंटीजर्स हैं। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, ठीक है बेटा जी। इंटीजर जो है ऐसा नंबर होता है जैसे कि ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है 3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन ए मॉड बी, अगर हम ए और बी का मॉड लें तो जरा गौर करें, हमारा जो है 3 को 8 से जरा डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 3 2 द 6, और ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा। इसने बहुत ही गलत एग्जांपल लिया है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर। बहरहाल जो नीचे वाला 2 है वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर जो है इंटीग्रल डिवीजन आपने करनी है, और जो आपका नीचे वाला 2 है वो आपका मॉड है। कह रहा है इंटीग्रल डिवीजन डज नॉट अलाउ द फ्रैक्शनल वैल्यू इन द क्वोटिएंट, यानी आपने पॉइंट में नहीं जाना, ठीक है। इंटीग्रल डिवीजन का काम यही है। तो इट ऑलवेज रिटर्न्स द क्वोटिएंट एज अ होल नंबर, आपको हमेशा पूरा नंबर मिलेगा। होल नंबर कहते हैं बगैर पॉइंट के नंबर को, इंटीग्रल नंबर को, ठीक है। सो कह रहा है फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए बी जो है उसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल डिवीजन का आंसर भी, ये इसने ऐसी वैल्यूज दी हैं, 8 और 3 का जो है वो इंटीग्रल डिवीजन करवाया है, तो आपके पास मॉड जो है वो भी 2 आ रहा है और इंटीग्रल डिवीजन का आंसर भी 2 आ रहा है, ठीक है बेटा जी। जी बेटा जी, तो अगला हमारा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है, ये कंपैरिजन करता है बेसिकली। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। हमेशा इसका काम क्या है, कंपेयर करना, दो वैल्यूज को, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, बहरहाल दो वैल्यूज को कम से कम ये ऑपरेट करता है, मतलब कंपेयर करता है। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवेलुएट्स टू ट्रू और फॉल्स। इनका आंसर हमेशा हाँ या ना में निकलता है, ट्रू और फॉल्स में, या जीरो और वन भी कह सकते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यू इन के मोस्ट केसेस वन, मतलब नॉन जीरो वैल्यू से मुराद है वन ही होता है, ठीक है। इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ट्रू, यानी अगर उसका आंसर ट्रू आ रहा है तो उसका आंसर वन होगा, और इसी तरीके से जीरो वैल्यू उसकी आती है इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, ठीक है। यानी फॉल्स का मतलब जीरो है, वही बात जो मैंने आपको बताई है। बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है वो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। उससे पहले जो है वो कह रहा है, सपोज कर लें ए बी सी, हमारे पास तीन जो है थ्री इंटीजर वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है। पहले वाले की यानी कि ए की वैल्यू 1 2 3 है, और बी की वैल्यू क्या है 2 1 5 है, और अगेन सी की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक हो गया। उसके हिसाब से उसने नीचे टेबल बनाया है, इसको आप समझ लें। सिंबल्स बहुत सिंपल से हैं जी। इक्वल टू का सिंबल, इक्वल के लिए जो आम मैथमेटिक्स में सिंबल इस्तेमाल होता है इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल का सिंबल इक्वल के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है हम ज्यादातर इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज करते हैं। यानी इस इक्वल के दो काम हैं। हमने जब कैरेक्टर सेट पढ़ा था वहां पर भी हमने ये देखा था कि एक तो ये इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा असाइनमेंट सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है। आगे हमने वो भी पढ़ना है, इसी टॉपिक के एंड पे आ रहा है। तो बहरहाल ये इक्वल के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी ए इक्वल सी। अब जरा आप खुद ही बता दें, क्या ए सी के बराबर है? आपने ऊपर देखा कि ए की वैल्यू उसने बताई है 1 2 3 और सी की वैल्यू भी 1 2 3 है, जी बिल्कुल ट्रू है। तो आप देख लें इवैल्यूएशन में ट्रू आ रहा है, यानी नॉन जीरो, यानी कि वन इसका आंसर आ रहा है। यानी ए बराबर है सी के, बिल्कुल ठीक है, वन आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन के लिए जो आम मैथमेटिक्स में जो है सिंबल इस्तेमाल होता है लेस देन का, वही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि बी इज लेस देन ए। क्या ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बी की वैल्यू आपको पता है 215 है और ए की वैल्यू 123 है, तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि जीरो आंसर है। ये जस्ट वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा है कि ऐसा आपने जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो है हम यूज करेंगे। बेसिकली आपके लिए इतना भी काफी है कि आप एक्सप्रेशन को देखकर आपको वो समझा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, जो आम मैथमेटिक्स में यूज होता है वही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या बड़ी है सी से? नहीं, फॉल्स है, तो इसलिए जीरो आंसर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो 3, ये देखो अब इसके टोटल 6 थे। 3 तो आपने देख लिए, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये तो बिल्कुल वही मैथमेटिक्स वाले हैं। अगले 3 थोड़े से चेंज है। क्यों चेंज है? उसकी एक लॉजिकल वजह है। देखिए जी, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के लिए आप क्या करते थे? आम मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे कि हम उसके नीचे जो है, ये देखें, आम मैथमेटिक्स में लेस देन इक्वल टू के लिए ये ऐसे नीचे लाइन लगा देते थे, ऐसे ही है, नीचे लाइन लगाते थे। अब मैथ में हम क्या करें, सॉरी प्रोग्राम बनाते हुए तो हम ये नहीं कर सकते कि लेस देन के नीचे ऐसे लाइन लगाएं, क्योंकि हमारे पास पेंसिल नहीं है। इसी तरह ग्रेटर देन के नीचे, तो इसके इक्विवेलेंट जो है, इसके इक्विवेलेंट जो है
हमारे पास बेसिक के अंदर हमें क्या दिया गया, इसके इक्विवेलेंट हमें जो है वो ये दिया इन्होंने कि आपको उन्होंने चेंज कर दिया है। देखें, लेस देन इक्वल टू, उन्होंने दो सिंबल जोड़ दिए, लेस देन और इक्वल, यानी नीचे लाइन नहीं लगानी बल्कि लेस देन और इक्वल दोनों यूज करें तो वो लेस देन इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं, क्या ए लेस देन इक्वल है बी के? बिल्कुल सही है, क्योंकि बी की वैल्यू 215 है। ठीक है, तो ट्रू हो गई बात। उसके बाद आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सो क्या उसके लिए भी वही सिंबल है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल को जोड़ दिया, यानी आप बेसिक के अंदर जब भी यूज करेंगे तो इन दोनों सिंबल्स को मिलाकर यूज करेंगे। ठीक है, तो b इज लेस देन इक्वल a। ठीक हो गया? इसको देख लें, क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि b की वैल्यू तो बड़ी है a से, तो ये फॉल्स है। यहाँ पर देखें फॉल्स, यानी कि जीरो आंसर आ रहा है। और इसी तरीके से नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या करते थे मैथमेटिक्स में, हम क्या करते थे कि हम इक्वल लिखते थे, ठीक है, और उसको ऐसे काट देते थे, ऐसे ही है, इक्वल लिखा और उसको काट दिया। अब हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी पेंसिल नहीं है जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि हम उसको लिख कर काट दें, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया, लेस देन और इक्वल टू के साइन, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन दोनों को मिलाकर ये सिंबल क्रिएट कर दिया नॉट इक्वल के लिए। ठीक है, तो जरा गौर करें कि a इज नॉट इक्वल b। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू तो 215 है और a की वैल्यू 123 है। तो ये इस तरीके से आपके रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही सिंपल से थे, ये कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा जी, अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, आज के हमारे लास्ट ऑपरेटर है जी लॉजिकल ऑपरेटर इस लेक्चर के। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन, यानी छोटी छोटी कंडीशंस को मिलाकर जरा बड़ी, अगर आपने कोई कंडीशन बनानी है, कोई एक्सप्रेशन बनाना है, तो वहां पर हम एंड और नॉट, तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ये हमने नाइन्थ में भी पढ़े थे, ये वही है। ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन वैल्यू। अच्छा, कंडीशन से मुराद यही है कि आपका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा। ठीक है, सो कह रहा है देयर आर थ्री बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं? एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और क्या है? नॉट ऑपरेटर है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब थ्योरेटिकली पहले आपको बात समझा रहा है, उसके बाद वो टेबल भी बनाएगा, और मैंने भी एक टेबल बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। कह रहा है जी फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है वो क्या करता है? एंड बेसिकली मल्टीप्लाई करता है। आपको पता है कि जब वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ तब ही आंसर आपका वन आएगा। ठीक है, यानी कि वन से मुराद है ट्रू, यानी जब दोनों ट्रू होंगे आपस में, एंड जो है दरमियान में अगर एंड ऑपरेटर यूज होगा तो आंसर ट्रू आएगा बस, अदरवाइज कभी भी आंसर ट्रू नहीं आएगा। कह रहा है व्हेन कंडीशंस एंड व्हेन कंबाइंस टू कंडीशन, जब एंड के जरिए हम दो कंडीशंस को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगी तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इट इवेल्युएट्स टू फॉल्स, तो नहीं, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, और ऑपरेटर, उसमें क्या होता है, व्हेन कंबाइंस टू कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, उसका आंसर ज्यादातर ट्रू आता है इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा, यानी वन को जीरो में प्लस करें या वन को वन के साथ प्लस करें या जीरो को वन में प्लस करें, आपका आंसर वन ही आएगा। इसके अलावा अगर कोई केस आता है तो अदरवाइज इवेल्युएट्स टू फॉल्स, यानी जीरो जीरो से प्लस होगा तो आंसर जीरो आएगा, यानी और का ऑपरेटर से मुराद है प्लस करना है आपने बेसिकली। सो सिमिलरली थर्ड जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास वो है नॉट ऑपरेटर, और ये करता क्या है, जब भी किसी कंडीशन को, ये सिंगल हैंडेडली अप्लाई होता है, एंड और के लिए दो कंडीशंस आपको चाहिए। ठीक है, दो एक्सप्रेशन चाहिए, जबकि और नॉट को अप्लाई करने के लिए ये सिंगल जो है सिंगल एक्सप्रेशन या कंडीशन पर भी अप्लाई हो जाता है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करना होता है, उल्टा देता है। ठीक है, कह रहा है जी जब भी किसी कंडीशन के साथ इसको अप्लाई किया जाता है, व्हेन अप्लाई टू अ कंडीशन रिवर्स द रिजल्ट, आपका आंसर जो है उसको उल्टा देता है। ठीक है, ऑफ द इवेल्युएशन। सो इट मींस इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, यानी अगर आपका आंसर ट्रू था तो लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर उसके क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह इसके उलट। ठीक है, यानी कि अगर फॉल्स दिया है तो वो उसको ट्रू कर देगा, यही इसका काम है। ले जी, इन एन एक्सप्रेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड आफ्टर अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ले जी, ये एक तरतीब भी है, अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, ठीक है, किसकी अहमियत ज्यादा है, यानी किसे पहले सॉल्व करना है, तरतीब की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकल तीसरे नंबर पे आता है जी, पहले हम अरिथमेटिक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद रिलेशनल को, और उसके बाद लॉजिकल को, उसकी बार तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। ले जी, इसके टेबल को देख लेते हैं, नॉट ऑपरेटर को देख लें जरा।
हमारे पास सिर्फ सिंगल इनपुट है एक्स। अच्छा, एक्स यूज़ कर लें, एबीसी यूज़ कर लें, मैं तो नॉर्मली एबीसी ही वेरिएबल यूज़ करता हूँ, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। ले जी एक्स है और नॉट एक्स का कॉलम ज़रा गौर कर लें। अगर तो एक्स की वैल्यू ट्रू है तो नॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ़ॉल्स हो जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू फ़ॉल्स है तो नॉट एक्स की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं एंड ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, एक्स और वाई इसके अंदर 2 इनपुट्स आ रही हैं जी, ठीक है जी, 2 कंडीशंस हैं। अगर तो दोनों ट्रू हैं तो एक्स एंड वाई की वैल्यू ट्रू होगी सिर्फ इन दिस केस, ठीक है? चूँकि दोनों ट्रू हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा। अदरवाइज़ 1 को फ़ॉल्स के साथ यानी ट्रू को फ़ॉल्स के साथ आप एंड ऑपरेशन करवाएँगे तो भी फ़ॉल्स है, फ़ॉल्स को ट्रू के साथ अगर करवाएँगे तो भी आपका आंसर आप देख सकते हैं फ़ॉल्स है, और फ़ॉल्स को फ़ॉल्स से मल्टीप्लाई करवाएँगे यानी एंड ऑपरेशन करवाएँगे तब भी उसका आंसर फ़ॉल्स है। तो बच्चों को याद करवाने के लिए हम 0-1 में इसको जो है वो बना देते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। और ऑपरेटर को देख लें जी, इसमें प्लस होता है जी, और देखिए एक्स और वाई दोनों ट्रू हैं, तो भी आंसर आपका ट्रू है। टी को एफ के साथ अगर और ऑपरेशन लें तब भी ट्रू है, फ़ॉल्स को अगर हम ट्रू के साथ लेते हैं तब भी आपका आंसर ट्रू आ रहा है, और सिर्फ एक कंडीशन में आपका आंसर फॉल्स हो रहा है, जब दोनों ही फॉल्स, दोनों इनपुट्स आपकी, दोनों कंडीशंस अगर आपकी फॉल्स हैं, ठीक है? तो आपका आंसर जो है फॉल्स आ रहा है। इसको ज़रा अगर हम दूसरे तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पे देख लें, 0-1 को ज़रा समझना आसान है, एंड ऑपरेटर में देखें, और मैंने यहाँ पर इनपुट्स ए और बी ली हैं। इनपुट तो कुछ भी हो सकती है, यानी एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल की वैल्यू जो नाम है वो तो एक्स वाई रख लें। मैं ए बी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ए और बी। ठीक है, देखिए ए एंड बी, ए को बी के साथ एंड कर रहे हैं, दोनों 0 हैं तो आपका आंसर 0 हो रहा है, ठीक है? 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है? 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका आंसर 0 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका आंसर 0 है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इन दैट केस आपका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है? पहले 3 0 और फिर 1, जबकि इसके रिवर्स है, इसके उलट है और ऑपरेशन। ज़रा गौर कर लें, दोनों 0 हैं तो आपका आंसर 0 है। तो 0 1 के साथ प्लस हो रहा है तब भी आपका आंसर 1 आएगा, 1 0 में प्लस हो रहा है तब भी आपका आंसर 1 आएगा, और अगर 1 1 में प्लस होगा तब भी आपका आंसर 1 आएगा। अब ये बड़ी अजीब-सी बात है, हालाँकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 + 1 2 होता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 1 + 1 1 होता है। यहाँ पर बेसिकली प्लस जो है वो एक्चुअली परफ़ॉर्म नहीं हो रहा, वो तो आपको बताने समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। बेसिकली हो तो और ऑपरेशंस आया, और वैसे भी डिजिटल के अंदर आपको पता है 0 और 1 2 ही तो डिजिट होते हैं, 2 हमारे पास होता ही नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, और नॉट ऑपरेटर में देख लें, ए है और ये नॉट ए अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 0 है तो नॉट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है तो नॉट ए की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ बेटा जी कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।